हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही वर्ल्ड शेकिंग इवेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द वर्ड दैट वी नो टुडे largely owes itself to the ideas, the political ideas and principles experimented first during the French Revolution. हम आज की डेट में the idea of liberty, the idea of equality, उनको बहुत for granted सा ले लेते हैं कि ऐसा तो है ही है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने आज से जो प्रीवियस वाली क्लासेज हैं उनमें डिस्कस किए हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर था, जो एंशियंट वर्ल्ड ऑर्डर था या मिडीवल वर्ल्ड ऑर्डर था यूरोप में, वो बहुत ऑप्रेसिव वर्ल्ड ऑर्डर था, वो बहुत अनइक्वल सा वर्ल्ड ऑर्डर था, जहाँ जो एलिट्स ऑफ द सोसाइटी थी उनके पास कंसंट्रेशन ऑफ पावर थी एंड जो कॉमन पीपल थे उनके पास कोई पावर्स नहीं थी, कोई राइट्स नहीं थे, कोई प्रिविलेजेस वगैरह नहीं थे। फिर फ्रांस में 1789 में एक रेवोल्यूशन आता है, एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आता है जो सारे एंशियंट रिजीम के सोशो पॉलिटिको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करता है, मोर सो इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को एकदम से ओवरटर्न कर देता है। पहले तो वो सारे प्रिंसिपल्स जिनके ऊपर जो पुराना रिजीम था वो टिका हुआ था कि किंग्स होंगे, उनके पास एब्सोल्यूट पावर होगी, वो अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरी रूल करेंगे, उनके पास सारी प्रिविलेजेस वगैरह होंगी। फिर एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास होगी जो कॉमनर्स को कंट्रोल करके रखेगी, जो कॉमनर्स को ऑप्रेस करेगी। ये जो सारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था एकदम से ओवरटर्न ही हो गया। इन फैक्ट आइडियाज एज रेडिकल एज डेमोक्रेसी, आज की डेट में हम डेमोक्रेसी को भी फॉर ग्रांटेड सा ले लेते हैं कि हाँ जी सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो वही होता है, पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, डेमोक्रेसी। लेकिन ये आइडियाज एकदम से ऐसे हवा में से नहीं ना आ गई, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा से चलते ही आ रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट दीज आइडियाज वर रेडिकली इम्प्लीमेंटेड कि हम एक रिपब्लिक इस्टेब्लिश कर देते हैं, हेड ऑफ द स्टेट जहां पर इलेक्टेड होगा, एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दे देते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी अमेरिकन रेवोल्यूशन डिस्कस किया है, स्टडी किया मेरे साथ, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जब अमेरिका को एज अ इंडिपेंडेंट रिपब्लिक घोषित कर दिया गया था उसमें भी बहुत लिमिटेड राइट टू वोट थी। सबके पास वोटिंग का अधिकार नहीं था, सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, नॉट इन 1789 लेकिन ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1792 में एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें यूनिवर्सल मेल सफरेज थी, सबके पास राइट टू वोट था। तो इस तरह से काफ़ी नई नई फॉर्म्स ऑफ पॉलिटी एक्सपेरिमेंट की जाती हैं ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जब इनिशियली रेवोल्यूशन आता है तो कहते हैं कि जी हमने एब्सोल्यूटिस्ट रूल ऑफ किंग्स तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसकी जगह पर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंट्रोड्यूस कर दी है कि अभी भी किंग्स को रखा है, लेकिन किंग्स अपनी मर्जी से नहीं रूल करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रूल करेंगे। तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। जब उससे भी बात नहीं बनी, लोग खुश नहीं थे, तो एक डिफरेंट तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया कि अब रिपब्लिक ही स्टैब्लिश कर देते हैं, किंग्स वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए। तो मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए हैं जिनके बारे में हम डिटेल में आज की क्लास में, आज की एंड आगे वाली कुछ क्लासेस में स्टडी करेंगे। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला टॉपिक है काफ़ी बड़ा टॉपिक है। आज की क्लास में हम कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्कस करेंगे, कल हम कोर्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्कस करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम राइज ऑफ नेपोलियन एंड नेपोलियनिक एम्पायर डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली फ्रेंच रेवोल्यूशन का कंक्लूजन या क्लाइमैक्स का क्या होता है कि एक करप्ट सी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो जाती है, रादर एक एंटी क्लाइमैक्स सा हो जाता है। जो इतनी हाई होप्स होती हैं कि अब तो इस तरह का अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा, वो सारी होप्स डैश हो जाती हैं, क्योंकि एक करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अल्टीमेटली फ्रांस में गवर्नमेंट में बैठती है 1795 ऑनवर्ड्स। लोग इतने नाखुश होते हैं उस करप्ट गवर्नमेंट से कि एक मिलिट्री डिक्टेटर को सपोर्ट करते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। तो किस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट का राइज होता है, किस तरह से फ्रांस के ऊपर वो अपना कंट्रोल बनाता है, एंड उसके बाद पूरे कॉन्टिनेंटल यूरोप को वो अपने कंट्रोल में ले लेता है, वो सारी चीज़ें हम थर्ड क्लास ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। तो आज कॉजेस, नेक्स्ट क्लास में कोर्स, एंड उसके बाद नेपोलियनिक एम्पायर हम डिस्कस करेंगे।
तो इसके साथ आपके कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास में जस्ट हम इतना बेसिक सा ही कॉजेज वाला पोर्शन ही डिस्कस करेंगे। आप इन कॉजेज के ऊपर थोड़ा सा कंटेम्पलेशन करो। मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसीलिए कवर करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जैसे ओवरवेलमिंग हो सकता है। हम बिट्स एंड पार्ट्स में ये वर्ल्ड हिस्ट्री धीरे धीरे मज़े मज़े में कवर करेंगे। आप कंटेम्पलेट करो भाई किस तरह का स्ट्रक्चर था, इंडिविजुअल कॉजेज़ को ध्यान से आप समझने की कोशिश करो। अगर आपको कोई कलेक्टिव क्वेश्चन आता है भैया कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन बताओ, तो आप उस तरह का क्वेश्चन भी आप लिखने के लिए कैपेबल होने चाहिए हो। या आपको किसी स्पेसिफिक कॉज के ऊपर क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल रीजंस क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, तो उसके ऊपर भी आप आंसर लिख सकते होने चाहिए हो। तो ये हमारे आज की क्लास का डोमेन रहा है। अब इसी क्लास के बेसिस पे आप एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। हमने डिटेल में डिस्कशन किया है एनलाइटनमेंट थिंकर्स के रोल के ऊपर, तो उसी कंटेक्स्ट में मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है, स्टेटमेंट आपसे मैंने डिस्कस की थी। तो इसके साथ ही मैं ये आज वाला सेशन कंक्लूड करता हूँ। आई होप द सेशन वॉज यूजफुल टू यू पीपल। यू विल थिंक अबाउट द आइडियाज दैट वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज सेशंस एंड यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स रिलेटेड टू दिस पोर्शन। So that's all as far as this session is concerned. I'll see you in the next session. Thank you from my side.